अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने ट्रेडमार्क की वायलेशन की वार्निंग्स के बारे में तो काफ़ी सुना होगा, लेकिन पेटेंट की वार्निंग के वाक़यात बहुत कम होते हैं। हाल ही में मेरे एक क्लाइंट के साथ ये वाक़या पेश आ चुका है और इस वक्त उनकी इन्वेंट्री रिमूवल के प्रोसेस में है। ये ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा नुकसान होता है अगर इस तरह की वार्निंग आपको मिल जाए। तो उसके बाद हमने पेटेंट अटॉर्नी को हायर किया और उनसे काफ़ी मीटिंग्स की, डिस्कशंस की ऑनलाइन, और मुख्तलिफ़ तरीके भी हमें पता चले किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो उन्हीं तजर्बात की रोशनी में बनाई गई है ताकि आप इस तरह के हादसे से बच सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आप देख सकेंगे व्हाट इज़ अ पेटेंट एंड इट्स टाइप्स, और पेटेंट अगर रजिस्टर करवाना हो तो उसके बारे में टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है। हाउ टू चेक फॉर अ डिज़ाइंस पेटेंट, अगर आपके पास एक डिज़ाइन है जो आप बेचना चाहते हैं तो उसका पेटेंट आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर योर ओन पेटेंट, और आखिर पे हम देखेंगे हाउ टू बी सेफ विदाउट स्पेंडिंग फॉर योर ओन पेटेंट। अपना पेटेंट रजिस्टर करवाना ज़ाहिर है महंगा होता है और ये ट्रेडमार्क से ज़्यादा महंगा होता है। तो एक वर्क अराउंड भी है कि आप पेटेंट के ख़तरे से भी बच सकें और पेटेंट भी रजिस्टर ना करवाना पड़े। तो ये सब कुछ हमने सीखा एक अदद पेटेंट वार्निंग रिसीव करने के बाद और वकील से मशवरा करने के बाद। अच्छा जी, पेटेंट होता क्या है? इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको यूएसपीटीओ इशू करता है, और ये इन्वेंटर को, जिसने वो डिज़ाइन बनाया होता है, एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। वो क्या होते हैं कि वो राइट्स नॉर्मली 15 से 20 साल तक होते हैं कि ये डिज़ाइन कोई और बंदा ना तो इस मुल्क में इंपोर्ट कर सकता है, ना बनाने वाला बना सकता है, और ना कोई आदमी उसको सेल कर सकता है। अगर अमेरिका के अंदर ये तीनों काम कोई भी बंदा करेगा तो उसके ख़िलाफ़ वो कानूनी चाराजोई कर सकते हैं और उसकी सेल, प्रोडक्शन सब कुछ रुकवा सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जिसके पास पेटेंट हो वो अगर इजाज़त दे दे तो फिर कोई और बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन पे अगर आपको वार्निंग मिले तो जो उसका ओनर है आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अमेज़ॉन आपको इजाज़त देता है, उसका ईमेल एड्रेस भी देता है कि आप इसके साथ बातचीत करें। अगर वो आपको परमिट कर दें कि आप ये वाला सामान बेच लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। अच्छा, पेटेंट्स जो है उसकी दो मेजर किस्में होती हैं। एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, जो उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन करता है कि मैंने ये एक चीज़ बनाई है, इस तरीके से ऑपरेट होती है, ये वाला काम ये करती है, और ये कोई और नहीं बना सकता। और दूसरा होता है डिज़ाइन पेटेंट, यानी कि वो चीज़ दिखने में कैसी है। तो नॉर्मली हम जितने भी आइटम बेचते हैं आम तौर पे उनमें कोई मशीनरी या ऐसी कोई मैकेनिकल मूवमेंट वाली चीज़ नहीं होती, तो उनमें नॉर्मली हम डिज़ाइन पेटेंट ही रजिस्टर करवाते हैं। तो हम उसी की ज़्यादा आज बात करेंगे। अच्छा जी, पेटेंट की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, तो आगे मैंने जो कुछ आपको डॉक्यूमेंट दिखाने हैं उनको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको समझ लें। एक होता है प्रायर आर्ट सर्च। इसका मतलब होता है कंडक्ट अ सर्च टू डिटरमिन इफ सिमिलर डिज़ाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। इसको प्रायर आर्ट सर्च भी कहते हैं, और इसके लिए एक और टर्म भी यूज़ होती है, फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च, कि आपको ये चीज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त है या नहीं। फिर कुछ ड्राइंग्स और फोटोग्राफ्स होती हैं जो आपने उसके अंदर प्रोवाइड करनी होती हैं एप्लीकेशन के। नॉर्मली 7, 8, 9 तक ये डिज़ाइन की तस्वीरें होती हैं। उनके बनाने का एक ख़ास तरीका होता है, वो स्केचेस होते हैं। उनकी सारी डायमेंशंस दिखाई जाती हैं, 5-6 एंगल से, ऊपर नीचे, टॉप व्यू, बॉटम व्यू, सारी तस्वीरें दिखाई जाती हैं और एक्सप्लेन किया जाता है कि ये कंपोनेंट क्या है, ये क्या है। फिर एक ओथ डिक्लेरेशन होता है, सबमिट एन ओथ और डिक्लेरेशन साइंड बाय द इन्वेंटर कंफर्मिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। तो इन्वेंटर कोई और होता है और जो बनाने वाला है उसका मैन्युफैक्चरर या सेलर कोई और होता है। तो इन्वेंटर ज़ाहिर है वो जिसने वो ड्राइंग बनाई, ऑटो कैड में बनाई या किसी में बनाई, वो बंदा कुछ और होता है, उसका नाम दिया जाता है। और वो फिर एक सर्टिफिकेट भी इशू करता है आपके नाम पे कि मैंने ये डिज़ाइन मिस्टर सो एंड सो के नाम किया या फलानी कंपनी के नाम। फिर आपने डिस्क्रिप्शन देनी होती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन, इट्स फीचर्स एंड इट्स इंटेंडेड यूज़, कि ये क्या चीज़ है, किस मकसद के लिए यूज़ होती है। फिर है उसमें एक चीज़ आती है क्लेम।
आप जब एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं तो उसमें एक हेडिंग क्लेम की होती है जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें लिखा होता है कि आप क्या चीज़ इसमें से क्लेम करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक तकिया है तो तकिए की लुक जो है उसको ऑर्नामेंटल डिज़ाइन कहते हैं कि वो लुक मैं क्लेम कर रहा हूँ। अगर मैंने कलर भी क्लेम करना है कि ये पर्टिकुलर मैंने ब्लैक कलर का बनाया है तो ब्लैक कलर का कोई नहीं बना सकता, तो फिर उसके अंदर कलर भी लिखा होगा। तो वो क्लेम की है लाइन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने क्लेम क्या किया है। तो उस क्लेम के अंदर जो चीज़ें नहीं आती वो कोई और कर ले तो कोई मज़ायका नहीं है। एक चीज़ होती है प्रायोरिटी क्लेम। अगर आपने चाइना से फॉर एग्ज़ाम्पल लेकर आते हैं कोई चीज़, ये इन्वेंशन जो है वो चाइना में हुई है, आपने मैन्युफैक्चरर को कह के कोई डिज़ाइन बनवाया है, तो ये दूसरे कंट्री की फिर हो जाती है इन्वेंशन। उसको स्टेट में आप रजिस्टर नहीं करवा सकते यहाँ अमेरिका में। उसका कानून ये है कि आप एक तो उस इन्वेंटर से सर्टिफिकेट लेंगे कि उसने आपके नाम किया। एक चाइना का डिपार्टमेंट है, जिस तरह यहाँ पे USPTO है, चाइना में भी डिपार्टमेंट है, वो आगे चल के मैं उसका नाम बताऊँगा। वहाँ से भी ऑथराइजेशन लेनी होती है कि ये आपके मुल्क की इजाद है, इसको मैं अमेरिका में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। तो वो सिक्योरिटी पर्पस से देखते हैं कि कोई ऐसी हाईटेक चीज़ तो नहीं है डिफेंस से रिलेटेड कि जो टेक्नोलॉजी दूसरे दुश्मन मुल्क को नहीं देनी चाहिए या नहीं दी जा सकती, तो फिर वो इजाज़त नहीं देते। बट 99.9% आम चीज़ों में वो मिल जाती है, लेकिन वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो अगर आपने वो फाइल वहाँ पे किया हुआ है तो यहाँ पे आप ज़ाहिर है ये चाइना में आप पहले करेंगे, 6 महीने साल पहले करेंगे, वहाँ से इजाज़त आपको बाद में मिलनी है, और अमेरिका में आप बाद में करेंगे। तो इसकी जो आपको एक्चुअल सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलती है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से होती है जो आपने USPTO में किया हो। लेकिन अगर आपने पहले से चाइना में एप्लीकेशन दी हुई है साल पहले, तो वो वाली डेट आप यहाँ पे मेंशन करके प्रायोरिटी क्लेम ले सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोटेक्शन है वो इतने साल पहले की चली जाए। फिर एग्जामिनेशन होता है USPTO के अंदर। एक इंस्पेक्टर आपको आपके प्रोसेस को अलॉट होता है एप्लीकेशन को, वो उसको चेक करता है फॉर नॉवल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द US पेटेंट लॉ। जो कुछ आपने क्लेम किया है वो उसको चेक करेगा। वो जाके आपकी वेबसाइट पे अगर वो चीज़ बिक रही है अमेज़ॉन पे, तो वो लिंक भी एप्लीकेशन में दिया होता है, वहाँ जाके भी वो चेक करते हैं हाँ भी सेम चीज़ है जो ये क्लेम कर रहे हैं। और एक होता है पब्लिकेशन डेट। जब आपने अप्लाई कर दिया तो उसके तकरीबन 6-8 माह बाद वो उसको पब्लिक कर देते हैं अपने डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर USPTO वाले, ताकि किसी ने चैलेंज करना हो तो कर ले। ये प्रोसेस आपके ट्रेडमार्क के सिलसिले में भी फॉलो किया जाता है। तो एप्लीकेशन के ऊपर जब वो पब्लिक हो जाए तो वेबसाइट पे जाके उनकी USPTO की चेक करेंगे तो वहाँ लिखा होगा पब्लिकेशन डेट, यानी कि आज की डेट से ये पब्लिक को पेश कर दी गई। जब अलॉट हो जाए तो फिर उसको डेट उसके ऊपर दूसरी आ जाती है, पेटेंट डेट। ये आपको मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा। फिर ग्रांट का मतलब होता है कि आपको वो पेटेंट फाइनली ग्रांट कर दिया गया। फिर एक है फॉरेन प्रायोरिटी। इफ़ यू हैव अ चाइनीज़ डिज़ाइन पेटेंट एप्लीकेशन ऑलरेडी, यू कैन फाइल अ US एप्लीकेशन विद इन 6 months ऑफ द चाइनीज़ फाइलिंग डेट टू क्लेम प्रायोरिटी। ये पिछली एक बुलेट में मैंने जिक्र किया है कि आप प्रायोरिटी उसकी बुनियाद पे बैक डेटेड ले सकते हैं, लेकिन ये 6 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती। जब आपने चाइना में अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल की तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको USPTO पे फिर फाइल कर देनी चाहिए अगर आपने बैक डेटेड प्रोटेक्शन लेनी है। डिज़ाइन पेटेंट स्कोप। US डिज़ाइन पेटेंट्स प्रोटेक्ट ओनली द ऑर्नामेंटल डिज़ाइन ऑफ एन आर्टिकल, नॉट इट्स फंक्शनैलिटी। और डिज़ाइन पेटेंट के राइट्स क्या होते हैं? द राइट्स ग्रांटेड बाय द US डिज़ाइन पेटेंट आर लिमिटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ओनली। जिस कंट्री में भी आप पेटेंट रजिस्टर करेंगे उसकी प्रोटेक्शन उसी कंट्री में होगी। मिसाल के तौर पे अगर मैंने USA में पेटेंट रजिस्टर करवा लिया और इसी को मैं इंटरनेशनल लिस्टिंग के तहत बेचना चाहता हूँ UK में, तो UK में अगर कोई सेम बेल्ट बेच रहा है तो मैं इस पेटेंट की बुनियाद पे वहाँ उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर मैं वहाँ भी प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ तो फिर UK की कोई अथॉरिटी जो है USPTO टाइप, या तो वहाँ पे पेटेंट करवाएं, या एक इंटरनेशनल बॉडी है जो यूरोप में है, वहाँ पे प्रॉब्ली इटली में है या किसी और कंट्री में है, आप उसके थ्रू जब पेटेंट इंटरनेशनल रजिस्टर करवाते हैं तो जिन जिन कंट्रीज़ की प्रोटेक्शन आपको चाहिए वो वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर वो आपको उन उन कंट्रीज़ के रिस्पेक्टिव ऑफिसेज़ में रब्ता करके आपको इकट्ठी क्लियरेंस ले देते हैं। तो उसमें प्रोसेस ज़रा सिंपल हो जाता है आपके लिए, दर्द सर कम हो जाता है, लेकिन फाइलिंग फ़ी उसकी ज़ाहिर है ज़्यादा होगी इससे। अब ये कि नॉर्मली हम जो क्या काम करते हैं कि चाइना से माल ख़रीदा और ला के बेचना शुरू कर दिया। चाइनीज़ जो मैन्युफैक्चरर, उससे पूछा भी इसका पेटेंट तो नहीं है पहले, तो वो कहेगा नहीं है। तो अगर बाद में पेटेंट निकला है अमेरिका में तो वो कहेगा मुझे क्या पता, मैं तो चाइना में बैठा हूँ, मैंने तो चाइना की बात की है आपसे, चाइना में इसका पेटेंट नहीं है। तो लिहाजा उसकी कानूनी तौर पे कोई ज़िम्मेदारी ख़ास नहीं बनती।
और यही वजह है कि हमारे साथ एक जो हादसा वो हो गया, जिसका मैंने पहले ज़िक्र किया है। लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूँ कि आप ये काम भी करना चाहें अगर, तो उसका एक तरीका है जिसमें आप काफ़ी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। मिसाल के तौर पे ये एक नेक पिलो है जो बिक रहा है अली बाबा के ऊपर। मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने चेक करना है कि अमेज़ॉन के ऊपर कौन कौन आके बेच रहा है, या बेच रहा है या नहीं बेच रहा। तो मैं नेक पिलो के नाम से सर्च करता हूँ जब अमेज़ॉन पे आके, तो अब मैंने देखना है कि सिमिलर डिज़ाइन का कोई और बेच रहा है। तो काफ़ी सारे पेजेस सर्च में आते हैं, 8 10 12, वो सारे आपने स्कैन करने हैं। तो उसमें ये वाला पिल्लो जो है, ये एक नाम है स्टोर का, कोजी प्लेयर स्टोर, ये बेच रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ बिक रहा है। अब मैं इस पर मज़ीद सर्च करूँगा। इसके स्टोर पे गया तो देखा काफ़ी इस्टेब्लिश स्टोर है और काफ़ी सारे पिलोज़ ये बेच रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपने चले जाना है जंगल स्काउट के ऊपर और देखेंगे इसकी सेल्स वगैरह कितनी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये कोई लाखों के हिसाब से बेच रहा है और बहुत बड़ी सेल कर रहा है। तो ये पहला हिंट है कि जो इतना बड़ा माल बेच रहा हो, इतना सक्सेसफुली चला रहा हो, वो पेटेंट के बगैर नहीं बेच सकता, वगरना टांगे खींचने वाले बड़े आ जाते हैं और बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। कोई और चैलेंज कर लेता है आपके डिज़ाइन को। तो जो बहुत लंबी सेल कर रहा हो, कभी उसको देख के फ़ौरन सेम आइटम बनाने की और लाने की कोशिश ना करें आप। ठीक है, ये पहला लेसन है। उसके बाद आप आ जाएं यूएसपीटीओ के ऊपर और ट्रेडमार्क में उसका नाम कोजी प्लेयर लिख के सर्च करें। ये मैंने किया है कोजी प्लेयर। तो आप हैरान होंगे कि इसने कितने ज़्यादा किए हुए हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर। देखें ज़रा, एक क्लास 020 में है, नेक सपोर्टिंग पिलो लेटेक्स का बना हुआ। फिर इसका क्लास 010 में है, वो भी पिलो है। और ओनर कौन है? CAI जिनजियांग इंडिविजुअल चाइना, ये चाइना का कोई बंदा है। तो जो भी चाइना का माल बेच रहा हो बंदा अमेज़ॉन पे और बहुत बड़े स्केल पे बेच रहा है, तो नॉर्मली वो खुद ही मैन्युफैक्चरर भी होता है, वो एक बिग प्लेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसका चौथा है कोजी प्लेयर स्लीप, उसमें भी नेक सपोर्टिंग पिलोज़ हैं, वो क्लास 020 में है। फिर नीचे आ जाए दूसरी लाइन में, क्लास 020 में नेक सपोर्टिंग पिलो बेड्स और समथिंग, ये थोड़ा सा कोई वेरिएशन होगी उसकी। फिर क्लास 014 में है, फिर क्लास 003 में है। और फिर यहाँ पे क्लास ये इसके नीचे आगे बार ये भी एक क्लास है। उसके बाद अगले पेज पे आ जाएं, ये फिर क्लास 017, 021, 024, क्लास 020, 009 और 018, यहाँ तक जनाब उसने ये 15 पेटेंट रजिस्टर करवाए, 15 ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाए हुए हैं। यानी कि 15 डिफरेंट उसके पास ट्रेडमार्क्स हैं। तो ये ऐन मुमकिन है कि एक से ज़्यादा स्टोर्स पे डिफरेंट ट्रेडमार्क्स के साथ सेम चीज़ को बेच रहा हो। ठीक है, तो ट्रेडमार्क उसने डिफरेंट करवाए हुए हैं ताकि अमेज़ॉन पे सेग्रीगेशन कर सके। अगर एक अकाउंट किसी वजह से क्लोज हो जाए तो उसको फ़र्क ना पड़े, सामान निकाला दूसरे पे ले गया, दूसरे ट्रेडमार्क से बेचना शुरू कर दिया। अब हम आते हैं पेटेंट सर्च की तरफ। अब आप यूएसपीटीओ पे ही पेटेंट की जो बेसिक सर्च है, ये उसका पेज खुला हुआ है। और यहाँ पे ऊपर जो पहला कॉलम है टॉप पे, वो है आप पेटेंट का नंबर डालें तो आपको वो ढूंढ के डॉक्यूमेंट ले आएगा। लेकिन पेटेंट का नंबर तो हमें पता नहीं है कि इसका क्या है, या हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। तो दूसरा तरीका उसको ढूंढने का है, उसका पर्सनल नेम या उसका कंपनी का नेम अगर आपको पता हो, या उसका जो ट्रेडमार्क है वो आपको पता हो। वो ये जो कॉलम है दूसरे नीचे वाले, इसमें देखें मैंने कोजी प्लेयर लिखा है। एक रो के अंदर आप एक ही लफ्ज़ यहाँ टाइप कर सकते हैं। अगर दो लफ्ज़ों से ढूंढना है, मसलन कोजी अलहदा होता, प्रेयर अलहदा होता, तो फिर कोजी मैंने यहाँ लिखना था और नीचे एंड के ये तीसरी जो लाइन है इसमें आपने प्लेयर लिखना था। अगर आप दो वर्ड विद अ स्पेस इन बिटवीन एक ही लाइन में लिखेंगे तो वो एरर दे देता है। तो ये चूँकि इकट्ठा एक ही वर्ड है, तो मैंने कोजी प्लेयर लिखा और इसको मैंने सर्च का बटन दबा दिया। तो ये देखें जनाब, हैरान कुन तौर पे उस बंदे ने 1 2 3 4 5 पेटेंट रजिस्टर करवाए हुए हैं। ठीक है, और वो टाइटल क्या है? पिलो पिलो पिलो, सारे पिलोज ही हैं। तो थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन में फ़र्क होगा, तो उसने सेपरेट पेटेंट्स रजिस्टर करवाए हुए हैं। इमेजिन करें कितना ख़र्चा उसने किया हुआ है। तो इन्वेंटर का नाम मुख्तलिफ है। पहले वाला यांग है, फिर जूहू है, फिर लैन है, और चौथा पांचवा सेम ही है, एक ही बंदा है। और 8 8 10 10 पेजेस के ये डॉक्यूमेंट है। अभी इनमें से जो टॉप वाला है, ये हम आप देखते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है। ये एक पेटेंट है जनाब, इसको शुरू से हम पढ़ते हैं। ऊपर एक बार कोड है उसका, और उसके नीचे उसका पेटेंट नंबर लिखा हुआ है। यूएस के बाद उसका नंबर शुरू होता है 0D, या 0 ना भी हो, D10203095, ये उस एस आगे ऐसा ही है, उसका पेटेंट नंबर है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स का वो मुल्क का नाम है। फिर दोबारा राइट साइड पे पेटेंट का नंबर है, नीचे उसकी डेट ऑफ पेटेंट है।
ये डेट ऑफ पेटेंट का मतलब है कि ये अलॉट हो चुका है इसको, अप्रैल 2024 को हुआ था। नीचे ये 54 के आगे लिखा है पिलो, यानी कि चीज़ क्या है, एप्लीकेंट कौन है, उसका नाम है चुआंग जेंग जू। ये अगर कंपनी हो तो फिर उसका नाम लिखा होता है। इन्वेंटर जो है उसका नाम भी लिखा हुआ है चुआंग वेंग जू, अच्छा खुद ही इन्वेंटर है, उसने खुद ही बनाया है। ये भी चाइना का है और टर्म कितनी है, 15 ईयर्स, यानी 15 साल के लिए ये वैलिड रहेगा। एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, उसके नीचे फाइल्ड, उसकी डेट अक्टूबर 9 2023 में इसने अप्लाई किया था और ये मिला कब है उसको, अप्रैल 2 2024। तो 2023 और 2024 ये जल्दी ही इसको महल प्रोसेस होकर मिल गया है। अक्टूबर 9, हाँ साल से पहले इसको मिल गया। नॉर्मली ये को 1.5 साल इसमें लगा करता है। अच्छा जी, फिर नीचे आ जाएं, बल्कि राइट साइड पे आ जाएं, इसमें मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के नाम शाम लिखे हुए हैं और नीचे फॉरेन पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, ये आप देखें, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाइना से इसको चाहिए होंगे। एक तो सर्टिफिकेट फ्रॉम द इन्वेंटर होगा, एक चाइना की गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें वो इजाज़त देते हैं कि हाँ इसको फॉरेन कंट्री में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर नीचे एक है अदर पब्लिकेशंस, इसके नीचे लिखा हुआ है कोजी प्लेयर। ये वो टाइटल है और उस ट्रेडमार्क का नाम है जिससे ये अमेज़ॉन पे बिक रहा है। यहाँ पे कोजी प्लेयर लिखा होने की वजह से आपने जब सर्च किया कोजी प्लेयर तो आपको इसके पेटेंट्स नज़र आ गए। अगर कोजी प्लेयर यहाँ ना होता तो नहीं नज़र आने थे। लेकिन ये मैंने देखा है बहुत सारी एप्लीकेशन निकाल के कि आपका जो ट्रेडमार्क है अमेज़ॉन का, अगर उस पर बेच रहे हैं तो कोजी प्लेयर वहाँ लिखा होता है और आगे उसकी यूआरएल दी होती है कि इस वेबसाइट पे मैं ये बेच रहा हूँ। और उस यूआरएल में नीचे देखें उसका आखिरी लाइन में आसन नंबर भी होता है। जब भी आप कोई डिटेल पेज खोलते हैं किसी प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पे तो उसकी जो यूआरएल उसके अंदर उसका आसन नंबर भी होता है, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो इससे आप जाके उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो कि एप्लीकेशन में उस बंदे का नाम भी है, एप्लीकेंट का नाम, तो आप एप्लीकेंट के नाम से भी सर्च कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले हमने जाके ढूंढा था, ट्रेडमार्क वहाँ से मिल गई थी, कंपनी का नाम पे रजिस्टर है तो कंपनी का नाम मिल गया। तो आप इन सब चीज़ों से आके जब पेटेंट सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे कॉलम है क्लेम। क्या है इसका क्लेम में है दी ऑर्नामेंटल डिज़ाइन फॉर अ पिलो एज शोन एंड डिस्क्राइब। और नीचे डिस्क्रिप्शन में फिर वो फिगर्स हैं, उनका रेफरेंस दिया हुआ है 1 2 3 4, ये 8 9 इसने 8 ड्राइंग दी हुई हैं नीचे उसकी, ये तस्वीरें फिर शुरू हो जाती हैं। तो ये वो डिटेल्स हैं जो आपको पेटेंट डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाती हैं। अब जब ये सब पता चल गया तो इसका मतलब है कि ये आइटम आप नहीं बेच सकते। तो इस तरीके से जनाब आप अपने आप को, अपने सिलेक्टेड आइटम को क्लियर कर सकते हैं कि वो पेटेंट रजिस्टर है या नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर आपने ख़ुद अपना पेटेंट रजिस्टर करवाना है, कोई ऐसा डिज़ाइन चूज़ किया जो, तो उसके लिए एक तो ये कि आपको नए सिरे से कोई डिज़ाइन लेना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी जो बड़ी वाज़ेह हो। ठीक है, कोई भी आप चूज़ कर लें जो बिक रहा है अच्छा, उसमें मॉडिफाई करें और दिखने में वो एक नज़र में वैसा ना लगे जैसा कि वो बिक रहा है। तो फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डिटेल्ड रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन। ठीक है, कि वो कैसे काम करती है अगर वो यूटिलिटी पेटेंट है, या कैसे दिखती है अगर वो डिज़ाइन पेटेंट है। हाई क्वालिटी टेक्निकल ड्राइंग्स और कैड इलस्ट्रेशंस। कैड होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये एक सॉफ्टवेयर है, उसके डिफरेंट व्यूज़ दिखाने होते हैं, टॉप साइड अप एंड डाउन। क्लेम, कि आप किस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली एप्लीकेशन में दिखाया है। पावर ऑफ अटॉर्नी, टू ऑथोराइज आर फर्म टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ और बिफोर यूएसपीटीओ। ये वो लीगल फर्म जो आप हायर करेंगे उनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी आप देंगे। मस्ट बी ऑथोराइज साइंड बाय एप्लीकेंट और द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द असाइनी इफ़ एप्लीकेबल। अच्छा, फिर कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो आपको चाइना से लेने पड़ेंगे अगर आप चाइना से ला रहे हैं माल या किसी भी मुल्क से ला रहे हैं। वो क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप रिक्वायर्ड फॉर यूटिलिटी एंड डिज़ाइन पेटेंट, ईच नेम्ड इन्वेंटर मस्ट साइन अटेस्टिंग दैट दे आर ओरिजिनल इन्वेंटर्स ऑफ द क्लेम्ड इन्वेंशन। वो आपको 2 डॉक्यूमेंट देगा जो भी इन्वेंटर है जिसने डिज़ाइन बनाया है या जिससे आपने मैन्युफैक्चरर करवाया है। अगर आपने वो डिज़ाइन खुद कागज़ पे बना के उसको दिए तो यहाँ पे इन्वेंटर का नाम आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर उससे बनवाया है तो इन्वेंटर का नाम भी वही होगा और वो कहेगा कि ये मैंने बनाया है। और इन्वेंटर बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा होते हैं, मिल के लोग रिसर्च करते हैं, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, एक आदमी नहीं बनाता वो। तो उन सब के साइन होंगे उस पर, फिर वो आपके नाम करेंगे। ये एक दूसरा डॉक्यूमेंट है कि मैंने ये इन्वेंशन मिस्टर सिकंदर बिलाल के नाम कर दी या उसका जो भी बिजनेस नेम है कंपनी का उसके नाम कर दी। ठीक है जी, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र राइट्स फ्रॉम द इन्वेंटर टू योर कंपनी और डेजिग्नेटेड असाइनी।
फिर क्लियरेंस फ्रॉम चाइनीज़ नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन, ये नेमुल बदल है यूएसपीटीओ का चाइना में, CNIPA कहते हैं इसको। तो उधर आप फाइल करेंगे कि मैंने फ़ॉरेन में इसको फाइल करना है, तो फ़ॉरेन फाइलिंग लाइसेंस एक आपको देते हैं, वो आप ले करके सारे डॉक्यूमेंट फिर जमा करवाएंगे। अब इनकी फ़ीसों के बारे में आते हैं। तो मैंने जाके IP एक्सेल लेटर प्रोग्राम के तहत वहाँ सर्च किया, तो एक फर्म है ये कोवान के नाम से, इनसे मैंने कम्युनिकेट किया, ईमेल एक्सचेंज की, सारी रेट वगैरह पूछे। उन्होंने बताया कॉस्ट ऑफ सर्च फॉर अ डिज़ाइन पेटेंट इज़ $3,500, यानी पहले से जो सर्च की जाती है कि ये अवेलेबल है या नहीं। द कॉस्ट ऑफ फाइल डिज़ाइन पेटेंट इज़ $3,500। फॉलोइंग दैट इट इज़ यूजली अबाउट $2,000 से $2,500 टू फाइनलाइज, यानी कि 2,000 से 2,500 पर फीस इसकी आ जाएगी। और ये थोड़ा डिपेंड करती है कि वो आपका आइटम कितना बड़ा है, कितना कॉम्प्लेक्स है, मतलब सस्ता सा चीज़ है, तो वो वेरी करती है उस पर। A consultation regarding patent questions and general advice is $600। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं इनकी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एडवाइस किया हुआ है कि जब आप लेते हैं ट्रेडमार्क के लिए तो मल्टीपल कंपनीज से मैं लेता हूँ। फिर जो सबसे कम मैंने पाई वो रायमन PC है, मैं उसी के लिए रिकमेंड करता हूँ। तो मैंने उनको भी अप्रोच किया इसी के बारे में, तो उनका जो स्ट्रक्चर था फ़ी वो बहुत कम था, बल्कि सबसे कम था मैं कहूँगा। तो उन्होंने जो बताया कि फ़ी जो है वो वेरी करती है कि आपका जो एंटिटी का स्टेटस है वो क्या है, यानी आपकी जो फर्म है उसका क्या LLC का स्टेटस क्या है, माइक्रो, स्मॉल और लार्ज एंटिटी। ये डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर पे कि आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उसकी एनुअल रेवेन्यू जनरेशन कितनी है। तो हम चूँकि इनवेरिएबली सारे सिंगल मेंबर LLC हैं और अभी भी काम शुरू किया है, तो हम सब माइक्रो में आ जाते हैं। तो माइक्रो की फ़ीसें काफ़ी कम हैं। अगर आपकी स्मॉल में कैटेगरी में फॉल करें तो ज़्यादा होती हैं, और अगर लार्ज एंटिटी है तो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम माइक्रो की ही बात करते हैं कि हम सब माइक्रो में फॉल करेंगे। तो अब पेटेंट की तरफ आते हैं। फ़ीस उसकी, एक होता है प्रोविजनल पेटेंट और एक होता है एक्चुअल पेटेंट। तो प्रोविजनल पेटेंट ये होता है कि आप बाज़ दफ़ा कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो स्टेट में ख़र्चा नहीं करना चाहते कि यार पता नहीं ये बिकता है कि नहीं बिकता, तो आप क्या करते हैं कि आगे पहले उसको बेचना शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि उसकी सेल वगैरह कैसी है, रिस्पांस कैसी है। लेकिन आपको प्रोटेक्शन चाहिए होती है इसी डेट से, तो आप फिर एक प्रोविजनल पेटेंट एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं जिसकी फ़ीस कम होती है। तो उसके तहत आज की डेट से ही पेटेंट आपका हो गया। अगर बाद में आपने एक्चुअल एप्लीकेशन फ़ाइल की और वो अप्रूव हो गई तो ये बैक डेटेड आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसमें एक और कानून होता है कि आप अगर एक चीज़ बेच रहे हो तो वो पहले जिसका आपने पेटेंट करवाना है उसको आप पहले से पब्लिक में ओपन नहीं कर सकते। अगर आपने कर दी, पब्लिक ने देख ली उसकी डिज़ाइन, तो फिर वो बाद में पेटेंट नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आप पहले से उसको मार्केट में ला के टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ये पहले प्रोविजनल पेटेंट की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप वैसे ही ला के बेचना शुरू कर देते हैं, 6 महीने बेचते रहते हैं, उसके बाद आप इसका पेटेंट फाइल करने जाते हैं, तो पेटेंट फाइल करने की एप्लीकेशन 6 महीने बाद की होगी। अब इस अरसे में 6 महीने में किसी और ने वो डिज़ाइन पसंद किया और ला के बेचना शुरू कर दिया आपकी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले, तो अब आप फाइल ही नहीं कर सकते कानूनी तौर पर कि कोई और बंदा ऑलरेडी वो बेच रहा है, चाहे उसने आपसे हफ्ता पहले काम शुरू किया। अब आप एप्लीकेशन देने जाएंगे तो वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर आपने उस बंदे को कल को चैलेंज किया तो वो कहेगा जी आपकी एप्लीकेशन डेट तो ये है और मैं उससे पहले से बेच रहा हूँ, लिहाजा आपका क्लेम इनवैलिड हो जाएगा। और आप जब उसको चैलेंज करने जाएंगे तो आपने अपना पेटेंट दिखाना होता है। यू गिव इट टू अमेजॉन एंड अमेजॉन सेंड्स द कॉपी टू दी पर्सन जिसको वार्निंग मिली है। उसको बताया जाता है ये देखो भाई ये इसकी पेटेंट की डिटेल है, तुमने इसको लीगली चैलेंज करना है तो करो। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि इसकी पेटेंट फाइलिंग डेट क्या है, मेरी सेल की डेट क्या है। वो अगर आपके सेल से पहले से, यानी आपकी लिस्टिंग जब आप हुई थी उससे पहले से अगर उसने फाइल किया है तो वो जीत जाएगा। अगर आप पहले से बेच रहे थे तो आप उसको चैलेंज कर देंगे वापस। अच्छा, इसमें माइक्रो एंटिटी की फ़ीस है $65 अगर प्रोविजनल एप्लीकेशन देंगे, और बाद में अगर नॉर्मल एप्लीकेशन देंगे तो उसकी $260 है। ये रेट्स काफ़ी कम हैं पहले वाली फर्म से, आप देखें। और फिर अगर आप नॉन प्रोविजनल यूटिलिटी पेटेंट करें, यूटिलिटी पेटेंट मैंने कहा कि नॉर्मली हमारा उससे वो नहीं होना ताल्लुक, हमने तो डिज़ाइन पेटेंट ही करना है। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट अगर करें बहरहाल तो उसकी माइक्रो की फ़ीस $400 है, स्मॉल एंटिटी की $800 है और लार्ज एंटिटी की $2000 है। अच्छा, उसके अलावा इनकी क्या फ़ीसें हैं? प्रोफेशनल फ़ी जो रायमन PC चार्ज करेगा प्रोविजनल पेटेंट के लिए $500 से $1000 ये लेते हैं। तो आप इसका मिड ले लें, दोनों का $750 मेरा ख्याल आप लगा लें उसको। और डिज़ाइन पेटेंट जो है टिपिकली रेंजेस बिटवीन $850 to $1200।
जो एक्चुअल पेटेंट है। ऊपर वाली लाइन में प्रोविजनल पेटेंट की बात हो रही है। तो आपने अगर दोनों फाइल किए तो 750 उधर दिए, इसका मिड 1000 लगा लें तो $1750 में आपकी दोनों एप्लीकेशन फाइल हो जाएंगी। उसके अलावा पेटेंट सर्च जो है पहले उसको एफटीओ कहते हैं, फ्रीडम टू ऑपरेट की, वो ये पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। और उन्होंने बताया कि तकरीबन 3 घंटे, 2 से 3 घंटे इसमें लग जाते हैं। तो जितना उनका टाइम लगे वो चार्ज करते हैं। तो $450 पर आवर उनकी फ़ीस है। तो आप अगर 3 घंटे भी लगा लें मैक्सिमम जो उन्होंने कहा था, तो वो $1350 बनेगी। अच्छा, उसके अलावा मैंने इंटरनेट पे सर्च करके अमेरिका की एक ये फर्म है जो आईपी एक्सेलरेटर से बाहर है, तो उसका नाम है थॉट्स टू पेपर। तो उसके भी रेट्स मैंने लिए। उनके रेट्स ये हैं, ये बेसिक $199 है, उसमें कुछ भी नहीं कर रहे, पेटेंट पेंडिंग स्टेटस चेक करके देंगे, ईमेल कंसल्टेशन, दैट्स ऑल। ये कंसल्टेशन फ़ी है। और $65 जो एक्चुअल पेटेंट की फ़ी है। दरमियान वाला जो है ये एक्चुअल पेटेंट फाइलिंग है, इसमें $800 प्लस $65 फ़ी। और इसमें ये चार चीज़ें सिर्फ ये करेंगे। पेटेंट पेंडिंग स्टेटस बताएंगे फॉर 12 मंथ्स, प्रोफेशनली ड्राफ्टेड पेटेंट राइटिंग, प्रोफेशनली ड्राफ्टेड पेटेंट ड्राइंग्स, फ़ोन एंड ईमेल कंसल्टेशन विद द पेटेंट प्रैक्टिशनर। अच्छा, ये पेटेंट प्रैक्टिशनर कोई और है, ये खुद नहीं है, ये मिडल मैन है, तो वो अपनी फ़ीस आपसे अलहदा लेगा। तो जो इस तरह की फर्म्स हैं मैं वो रिकमेंड नहीं करता होता। उसकी वजह यह है कि ये आपको एंगेज करने के लिए शुरू में कम पैसे बताते हैं, और बाद में फिर बस जब आप दे चुके होते हैं पैसे तो और हर चीज़ के अलग-अलग पैसे मांगते जाते हैं और आप फिर फंस जाते हैं। अच्छा जी, ये तो दो तरीके हो गए कि पहला तरीका मैंने बताया कि आप सर्च करें कि जो चीज़ आप बेचना चाहते हैं वो ऑलरेडी तो नहीं पेटेंटेड, और दूसरा बताया कि अपना पेटेंट रजिस्टर करवा लें। तो पेटेंट रजिस्टर करवाना जो है वो काफ़ी महंगा काम है। तो इनके बीच में कोई सलूशन होना चाहिए। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि आप किस तरीके से पैसा खर्च किए बगैर भी 100% गारंटी के साथ काम कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि आप एक छोटा सा मॉडिफाइड डिज़ाइन बनाएं। जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है, मतलब नेक पिलो किया है तो उसके डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करवा दें, कोई कट डलवा दें कहीं पे, ठीक है, कोई जोड़ डलवा दें उसके अंदर। और ये एक एग्रीमेंट करें उस मैन्युफैक्चरर के साथ, ठीक है। जब आप अपना डिज़ाइन देंगे ना तो उसके पास उसका मोल्ड नहीं होगा, यानी कि डाई उसको बनानी पड़ेगी, उसके वो पैसे लेते हैं। तो हमारे ग्रुप के ही एक हमारे कोलीग हैं, उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि उन्होंने एक डिज़ाइन मॉडिफाई करके एक आइटम बनवाया। वो नेक पिलो था वो भी इत्तेफाक से। तो उसके उसने $350 उससे चार्ज किए उस मोल्ड के बनाने के। और साथ उसने एक एग्रीमेंट साइन किया पेपर, जिसमें था कि मैं ये डिज़ाइन इनके नाम पे मैंने बनाया है। नीचे उसका नाम लिखा हुआ था, उसकी एलएलसी का नाम, तस्वीरें दी हुई थी, और ये मैं आइंदा किसी को नहीं बना के दूंगा। मैं ये वादा करता हूँ कि आइंदा मैं किसी को बना के नहीं दूंगा। तो बहरहाल इसका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये वीडियो रोक के उसको पढ़ सकते हैं कि अगर आपने कभी बनाना हो, इस तरह का काम करना हो, तो आप ये वाला डिज़ाइन बनाएं और फिर ये वाला उसे लेटर बना के भेजें, वो साइन करके आपको भेज देगा। इसमें उसका ऊपर आपका नाम, नंबर होगा, मैन्युफैक्चरर का नाम कंपनी का होगा, पर्पस उसका क्या है, मोल्ड एंड टूलिंग ओनरशिप, डिज़ाइन ओनरशिप, एक्सक्लूसिविटी, नॉन कम्पीट एंड मार्केट रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, intellectual property protection, terms of survival, branch, breach and remedies, governance law, entire agreement। ये अगर तीसरा पेज आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, टर्म्स ऑफ सर्वाइवल, ब्रीच एंड रेमेडीज़, गवर्निंग लॉ, एंटायर एग्रीमेंट, क्लाइंट के साइन और मैन्युफैक्चरर के साइन। तो ये आप डॉक्यूमेंट यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको आप दे के उससे साइन करवा सकते हैं। तो जब आपने ये काम कर लिया तो ये पहले वाली दोनों चीज़ों से बेहतर एक सोल्यूशन है। एक तो कि डिज़ाइन आपने मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है, तो वैसा तो कोई ना बेच रहा होगा वहाँ पे, ना अली बाबा वाला बना रहा होगा। तो मॉडिफाइड भी है और आपने उससे लेटर भी साइन करवा लिया, तो वो सिमिलर डिज़ाइन किसी को नहीं बना के देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन हो जाती है। अब अगर कोई और बंदा, आप जब बेच रहे हैं कल को लाखों में सेल कर रहे हैं, कोई और इसको कॉपी करके लाएगा और सिमिलर बनवा के बेचेगा, तो अगरचे आपके पास पेटेंट नहीं है, वो ये कर नहीं सकता। अगर उसको लॉ पता है ना, वो जब अटॉर्नी के पास जाएगा तो वो पूछेगा कि ऑलरेडी ये बिक रहा है कहीं, वो अटॉर्नी खुद भी सर्च करता है। तो अगर आप पहले से बेच रहे हैं तो वो पेटेंट रजिस्टर करवा नहीं सकता। अगर उसने धोखे से करवा लिया तो फिर आपके पास ये तलवार है। अगर वो आपको कल को चैलेंज करता है अमेज़ॉन पे कि मैंने देखो आज ये 2026 में पेटेंट करवा लिया है,
तो आप कहेंगे भाई मेरी लिस्टिंग देखो, मैं तो 2025 से बेच रहा हूँ, तो उसका पेटेंट इनवैलिड हो जाएगा। वो जब आप यूएसपीटीओ को लिखेंगे तो वो चेक करके उसको इनवैलिड कर देंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।